ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने की ईरान पर अमेरिकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा। ईरान की स्थिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक। ईरान इजराइल संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीति पर दिया जोर। ईरान से निरीक्षकों को परमाणु स्थलों पर जाने की अनुमति देने का आईएईए का आग्रह। कनिष्क त्रासदी की 40वीं बरसी आज। आयरलैंड के कॉर्क में अहाकिस्टा मेमोरियल में हरदीप सिंह पुरी ने दी पीड़ितों को श्रद्धांजलि। कहा, त्रासदी ने भारत आयरलैंड के संबंधों को और प्रगाढ़ किया। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को बताया समय की मांग। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय अर्धसैनिक बल जवानों से किया संवाद। गृह मंत्री ने जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और रणनीतिक कौशल की सराहना की। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की स्थिति के संबंध में एक आपातकालीन बैठक की। एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने बैठक में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को संबोधित किया। ईरान की स्थिति के संबंध में महानिदेशक ने इस संबंध में कहा कि ईरान, इजरायल और पश्चिमी एशिया को शांति की आवश्यकता है। ईरान इजरायल संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं, कूटनीति से होना चाहिए। आईएईए के प्रमुख ने चेतावनी दी कि बमबारी से ईरान के भूमिगत फोरो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। राफेल ग्रोसी ने ईरान से आईएईए निरीक्षकों को अपने परमाणु स्थलों पर जाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। We are meeting today in the midst of a serious conflict involving 3 IAEA member states, during which Iran's nuclear sites are coming under attack. The weight of this conflict risks collapsing the global nuclear non-proliferation regime. But there is still a path for diplomacy. We must take it. Otherwise, violence and destruction could reach unimaginable levels, and the global non-proliferation regime that has underpinned international security for more than half a century could crumble and fall. और इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी मिसाइल और बम हमलों की निंदा की है। पुतिन ने इन हमलों को बिल्कुल अनुचित और बिना आधार वाला बताया। पुतिन ने अब्बास अराक्ची से कहा कि वो इस संकट पर चर्चा के लिए मॉस्को में उनकी मौजूदगी से खुश हैं। साथ ही दोनों मिलकर मौजूदा स्थिति से निपटने के उपाय सोच रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर, कनिष्क त्रासदी की आज 40वीं बरसी है। आयरलैंड के कॉर्क स्थित अहाकिस्टा मेमोरियल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयरलैंड के पीएम एम मार्टिन भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा ने बम विस्फोट से उड़ा दिया था। यह घटना आयरलैंड के कॉर्क तट के पास हुई थी, जिसमें विमान में सवार सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। ये अब तक की सबसे घातक आतंकवादी घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसने न केवल भारत बल्कि कनाडा और आयरलैंड समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया था। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह त्रासदी कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक जानबूझकर किया गया जघन्य हमला था, जो कट्टरपंथी आंदोलनों से जुड़े चरमपंथी तत्वों के द्वारा किया गया था। We are gathered here today with deep sorrow and heavy hearts to remember the 329 innocent lives that perished on that fateful day, June 23rd, 1985, exactly 40 years ago. The tragedy was not an accident. It was a deliberate, heinous attack carried out by extremist elements associated with fringe and radical movements who sought to weaken and still seek to weaken countries by
such actions through terror. और साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद आज भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है जिसे कई देश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। Terrorism and extremism remain a very real present-day threat, one that many of our countries know very well. What is often forgotten is the terrorist takes away the most fundamental of rights, the right to life. And whether the act is committed on 9/11 or 26/11 or Pahalgam, the effects are exactly the same. Innocent lives of people who have nothing to do with the differences that might emerge end up laying down their lives. आगे की खबरों में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा संस्थान है। इसकी परिकल्पना को साकार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 47वें वार्षिक आम सभा में हिस्सा लिया। यह संग्रहालय देश के इतिहास, नेतृत्व और विकास की कहानी को संरक्षित करता है। यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण केंद्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन रायपुर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर अंचल में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा की और हाल ही में मिली बड़ी सफलताओं पर विस्तार से जानकारी दी। गृहमंत्री शाह ने जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और रणनीतिक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और समन्वित प्रयासों के चलते बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ और भी सघन और प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने अधिकारियों से जमीनी अनुभव साझा करने को कहा और जमीनी स्तर पर चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली और विकास की गति को तेज करने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इस मुलाकात को सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है, जो आने वाले अभियानों में और अधिक जोश और प्रतिबद्धता के साथ जुटेंगे। अगली खबर, राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के दूसरे वर्ष के भाषणों के संकलन वाली पुस्तक आशाओं की उड़ान खंड 2 का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पुस्तक में भारत की धरती की खुशबू है, जो देशवासियों के आशाओं की उड़ान भी है। राष्ट्रपति मुर्मू की ये किताब भविष्य के विकसित भारत का सूत्रधार बनेगी। आज राष्ट्रपति जी की जो पुस्तक आशाओं की उड़ान, विंग्स ऑफ होप्स का जो विमोचन हुआ है, जैसा बताया गया आपको, उनके 51 भाषणों का यह संकलन है, जो उन्होंने समय समय पर राष्ट्र के नाम संदेश से लेकर विश्वविद्यालयों के दीक्षांत भाषण, नवाचार, देश के विकास में नारी शक्ति का योगदान, हमारी सांस्कृतिक विरासत और समानता की भावना पर दिए हैं। मैंने पुस्तक को सधी नजर से देखा है और मैं ये कह सकता हूं कि इस पुस्तक में संकलित सभी लेख 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं। साथियों, अपनी सार्वजनिक व्यस्तताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्रपति जी ने ज्ञान और विचार का यह गुलदस्ता किताब के रूप में तैयार किया है। और वहीं इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस किताब में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 51 भाषणों का संकलन किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू की सरलता, देशवासियों के प्रति उनकी सेवा भाव से हमें सीख मिलती है। राष्ट्रपति जी ने
जब राष्ट्र को अपने पहले संबोधन में जब अपना पहला संबोधन किया था तो एक प्रसिद्ध उड़िया भाषा के कवि है भीमो भोई, उनकी दो पंक्तियां उन्होंने रखी थी, मैं वो वहां पे दोहराना चाहूंगा। मोह जीवन पछे नर के पड़ी थाओ, जगत उद्धार हो। इसका मीनिंग है कि चाहे स्वयं का जीवन बलिदान कर दें लेकिन राष्ट्र का उद्धार हो। इस भावना से राष्ट्रपति महोदय ने हमेशा अपने जीवन को जिया है और विश्व कल्याण की इसी भावना को वो आज भी हम सबके सामने एक उदाहरण के तौर पर रखती है। राष्ट्रपति महोदया की यह भाषण समकालीन राष्ट्रीय विषयों को भारत के प्रथम नागरिक के दृष्टिकोण से समझने का एक माध्यम है। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों पुस्तकें आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रपति महोदया के लोक कल्याणकारी विचारों से परिचित कराएंगी। और बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर हुई प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों में हुए कार्यों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि बीते 11 सालों में विज्ञान अनुसंधान, तकनीकी का विस्तार, स्टार्टअप से खुलते रोजगार और पृथ्वी मंत्रालय की अनेक उपलब्धियां देश के सामने हैं। मौके पर मौजूद विभाग के सचिवों ने प्रेजेंटेशन के जरिए अपने विभाग की उपलब्धियों को रखा। Where on earth is the Department of Earth Sciences? I don't know how many people would know that, but today I'm glad people come looking and ask, where is Prithvi Bhavan? Today, young boys and girls are demanding that we need to have a proper address because we want to avail of BIRAC, we want to avail of the startups. We have just 50 startups in 2014. Now they are more than 10,000, 11,000. Department of Science and Technology has its own technology bhavan now, a huge, huge complex befitting of the kind of work that they are doing at Mehroli. They are no longer confined to a small. आगे की खबरों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अप्रैल 2025 के लिए अपने अंतिम पेरोल आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल माह में कुल 19,14,000 नए सदस्य ईपीएफओ से जुड़े हैं। ये मार्च 2025 की तुलना में 31.31% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। ईपीएफओ के अनुसार वर्ष दर वर्ष तुलना में भी अप्रैल 2024 की तुलना में इस वर्ष पेरोल में 1.17% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो देश में रोजगार के अवसर बढ़ने तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता में इजाफा होने का संकेत देता है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वाराणसी में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा हुई। संगोष्ठी में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी शामिल हुए और संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पर चर्चा करते हुए उनके भारतीय राजनीति में योगदान को अमूल्य बताते हुए कहा कि पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य उन्होंने किया था। डॉक्टर मुखर्जी जी ने एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं रहेंगे नारा देके परमिट सिस्टम के बंधन को तोड़ते हुए जम्मू में प्रवेश किया था। गिरफ्तारी हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। आज हम लोग उनके बलिदान के उपरांत कैसे नरेंद्र मोदी जी ने उनके बलिदान को सार्थक किया और 370 हटाया और आज सच्चे अर्थों में कश्मीर जैसा मुखर्जी चाहते थे वो भारत का पूर्ण अंग बना।
इस बात को हम लोग याद करते हैं। अगली खबर भी वाराणसी से ही, जहां 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन होगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इन सभी नेताओं के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस पर काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल से डीडी न्यूज के संवाददाता हरिकेश बहादुर ने ये खास बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है काशी में, और काशी क्षेत्र की जनता तो उत्साहित है ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साहित है। हमारे साथ बात करने के लिए काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल जी हैं, जो काशी क्षेत्र के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो किस तरह से अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद पहली बार यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है। आगमन तो सरकारी कार्यक्रम के निमित्त हो रहा है, लेकिन आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, काशी के आमवासी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, मातृशक्ति और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जैसे ही माननीय गृह मंत्री जी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, वहां से लेकर के काल भैरव मंदिर तक जहां दर्शन करने जा रहे हैं, लोग जगह जगह इकट्ठा होकर के माननीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत करेंगे, पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करेंगे। ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, काशी में हो रही है, राजधानी से हटकर, इसको आप कैसे देखते हैं काशी के लिए, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास के लिए? काशी वासियों के लिए गौरव सम्मान का विषय है। काशी भारतीय संस्कृति का प्राचीन नगरी है, और ये हमने इसलिए ऐसा कहा कि G20 की बैठक भी काशी में हुआ, और आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी काशी में होने जा रहा है। बैठक जिसमें 4 प्रदेशों के सम्मानित मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं, जिनका यहाँ के लोग उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे, छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री रहेंगे, और मध्य प्रदेश के भी सम्मानित मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित होंगे। काशी सांस्कृतिक नगरी है, और काशी क्षेत्र के अध्यक्ष बता रहे हैं कि कितना गौरव का क्षण है काशी वासियों के लिए कि G20 में स्वागत किया विदेशियों का, और मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा में 4 भाजपा विधायकों दीपक बर्मन, शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल और मनोज ओरांव को अध्यक्ष विमान बनर्जी ने मौजूदा सत्र के लिए विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। दरअसल सदन में पहले की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने पर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। तो विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्रवाई के बाद भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी बीच भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों के साथ हुई घटना की निंदा की। उन्होंने बताया कि भाजपा की महिला विधायकों को महिला मार्शलों द्वारा धमकाया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। पुरुष विधायकों को भी मारपीट और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सारे विधायक आज प्रतिवाद किए, जगह में खड़ा होकर प्रतिवाद किए, कागज भी आज फेंके नहीं, फाड़े नहीं, लेकिन हमारे स्पीकर साहब आज हम लोग को 4 जन को, हमको हमारे चीफ विप शंकर घोष, मनोज ओरांव और दीपक बर्मन, 4 जन को आज बर्खास्त कर दिया है। पूरा सेशन के लिए बर्खास्त किया गया है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। आपका सिक्योरिटी को लेकर बहुत हैकल किया आज, हमको महिला सिक्योरिटी हैकल के मेरा साड़ी फाड़ दिया गया, और हमारे पुरुष भाइयों का एमएलए का माने फेंक कर मारा गया। आप सोच सकते हैं कि एमएलए उसको मारा जा रहा है क्योंकि हम लोग विरोधी है। और वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की कार्रवाई लाइव होने से डरती। तो मैं नहीं था हाउस में, उनको बोलने नहीं दिया गया। सारे मिनिस्टर है ओएल पे उतर के, सब मिनिस्टर ओएल पे उतर रहे। ऐसा डेमोक्रेसी कहीं नहीं, इसलिए ममता बनर्जी डरती है और स्पीकर भी डरता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की जो कार्यवाही है वो लाइव ना हो। भारत में ज़्यादातर राज्य सरकार या राज्य विधानसभा असेंबली, वहाँ की कार्रवाई जो होती है, यानी जो
वहाँ पे चलता है विधानसभा, इसको लाइव देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल गिने चुने उन विधानसभाओं में से एक है, वहाँ पे लाइव नहीं होता। और भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी पर उन्होंने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अंदर विपक्ष को लोगों के मुद्दे उठाने पर अपमानित और भाजपा विधायकों पर हमला किया गया। अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कार्यकाल को उनका आखिरी पड़ाव बताया। और अब राजस्थान के मौसम की खबर, जहां 12 जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण घर और दुकानों में पानी भर गया है। पूरे क्षेत्र में पानी भरने के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कस्बे की कई निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया है। साथ ही कई दुकानों में पानी भरने के कारण दुकानदार परेशान नजर आए। 6 बजे के लगभग बारिश शुरू हुई थी। 1 घंटे में यहाँ 2-2 फुट पानी हो गया नगर पालिका के सामने। सीजन का टाइम है साहब, धंधा पानी तो हो गया बंद और बस इसी में लगे रहते हैं कि सामान कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे नीचा रखें। बहुत परेशानी है। हमारे बुक डिपो की दुकान है। बरसात में अभी 6 बजे से चालू हुई है बरसात। कॉपी किताबी नीचे की अलमारियों का फर्नीचर में पानी आ गया। तो यहाँ पर परेशानी है कि नालों की सफाई सही नहीं हुई, पानी के निकास सही नहीं है, इसलिए हमारे को दुकान के सारे सामान ऊँचे करके और हमें घर जाना पड़ रहा है वापस। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। जो लक्ष्य समझ आने लगा है, जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करते हैं इजरायल ईरान संघर्ष की, जिसके बीच आज रात इजरायल से 161 यात्रियों का पहला जत्था नई दिल्ली पहुंच जाएगा। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारत ने दोनों देशों से अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया हुआ है और इसी कड़ी में इजरायल से निकालकर सड़क मार्ग से 161 यात्रियों के पहले जत्थे को भारत वापसी के लिए जॉर्डन के अम्मान लाया गया है। इन यात्रियों को जॉर्डन के अम्मान से भारत के लिए रवाना किया जाएगा, जो रात 11:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां गुवाहाटी में स्थित मां कामाख्या मंदिर में रविवार से अंबुबाची महायोग जारी है। 4 दिवसीय अंबुबाची मेले के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। हालांकि गुवाहाटी में बारिश होने के कारण तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा बल और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। ये वार्षिक आयोजन देवी कामाख्या के मासिक धर्म चक्र के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें स्त्री शक्ति का अवतार माना जाता है। अब बात उपचुनावों के नतीजों की। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को हुए उपचुनाव के नतीजे अब तकरीबन साफ हो गए हैं। गुजरात की 2 सीटों में से 1 सीट सत्ताधारी भाजपा ने जीती है, जबकि 1 आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। कड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के राजेंद्र कुमार दानेश्वर चावड़ा उर्फ राजू भाई ने कांग्रेस के रमेश भाई चावड़ा को 39,000 से भी अधिक मतों से पराजित कर दिया, जबकि गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने भाजपा के किरीट पटेल को 17,500 मतों से पराजित किया। वहीं केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के ए शौकत ने सीपीएम के एम स्वराज को 11,077 वोटों से हरा दिया। तो उधर पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हराया। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद ने भाजपा के आशीष घोष से 23 राउंड की गिनती के बाद 50,000 से भी अधिक मतों की बढ़त बना रखी है। हालांकि अभी इस नतीजे की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल से खबर, पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इलाके में सड़कें और पुल
जलमग्न हो गए हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है और हजारों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। साथ ही जिला प्रशासन भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। घाटाल नगर पालिका क्षेत्र के 12 वार्ड, खिरपाई नगर पालिका क्षेत्र के 3 वार्ड और खरड़ के 3 वार्ड जलमग्न हो गए हैं। वहीं एसडीओ घाटल सुमन विश्वास ने बताया कि कई जगहों पर अभी भी बिजली सामान्य नहीं हो पाई है और 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।